कहानी की शुरुआत 1962 से होती है। हमें प्रशांत महासागर के बीच में एक बहुत बड़ा आलीशान जहाज दिखाया जाता है जिसका नाम है एंटोनिया ग्राचा। जहाज पर कुल 600 यात्री हैं। सभी न्यूयॉर्क जा रहे हैं। जहाज पर एक बड़ी पार्टी चल रही है। एक बहुत खूबसूरत महिला गायिका गाना गा रही है और सभी लोग उसके गाने का मजा ले रहे हैं, बहुत खुशी से नाच रहे हैं। जहाज पर सभी लोग बहुत खुश हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि कुछ ही मिनटों में कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में सोचना भी डरावना है। फिर हम देखते हैं कि इंजन रूम में एक आदमी एक लीवर को ऊपर खींचता है। जैसे ही लीवर ऊपर होता है, एक तेज कसी हुई तार डांस फ्लोर के आर पार तेजी से निकलती है और रास्ते में आने वाले हर इंसान को सीधा काटती हुई गुजर जाती है। पल भर में लोगों के शरीर दो हिस्सों में कट जाते हैं। ये एक बहुत भयानक और दिल दहला देने वाली घटना है वाला नजारा है। चारों तरफ खून ही खून। एक छोटी लड़की का नाम केटी है। वह सिर्फ इसलिए बच जाती है क्योंकि वह छोटी है। तार उसके सिर के ठीक ऊपर से गुजर जाती है। फिर दृश्य 40 साल आगे बढ़ जाता है। हम एक छोटी सी बचाव टीम देखते हैं जो एक छोटी नाव से एक बड़ा खाली पड़ा जहाज खींच रही है। अचानक पुराना जहाज डूबने लगता है। ये देखकर टीम का लीडर, एक लड़की का नाम मर्फी है, उसे पुराने जहाज पर भेजता है ताकि वह खींचने वाली रस्सी को छोड़ दे, वरना अगर पुराना जहाज डूब गया तो उनकी छोटी नाव भी उसके साथ डूब जाएगी। जब मर्फी पुराने जहाज पर चढ़ती है तो उसे जहाज के बाहर एक बड़ी दरार दिखती है। पानी तेजी से अंदर आ रहा है और जहाज 5 मिनट में पूरी तरह डूब जाएगा। वह यह बात अपने लीडर को रेडियो पर बताती है। लीडर उसे तुरंत रस्सी काटने और छोटी नाव पर वापस आने का हुक्म देता है क्योंकि वे पुराने जहाज को छोड़ रहे हैं। 2 और टीम मेंबर मर्फी के पास पहुंचते हैं और उसे भी बाहर निकलने और जहाज छोड़ने को कहते हैं, लेकिन टीम ने इस डूबे जहाज को ढूंढने में 3 महीने लगाए थे। मर्फी इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। वह जहाज को बचाने के लिए पानी में कूद पड़ती है। उसे देखकर ऊपर वाले 2 आदमी भी औजार लेकर उसके पीछे पानी में कूद जाते हैं। तीनों मिलकर किसी तरह दरार को जोड़कर बंद कर देते हैं और जहाज को डूबने से बचा लेते हैं। वे बचाए हुए जहाज को बाजार में बेचते हैं और बहुत पैसा कमाते हैं। लीडर पैसा सभी में बराबर बांट देता है। एक आदमी का नाम जैक है। वह काफी समय से उन्हें देख रहा था और सब कुछ सुन रहा था। अब उसे पता है कि ये लोग समुद्र में खोए जहाज ढूंढते हैं और उन्हें बेचकर बहुत पैसा कमाते हैं। जैक उनके पास आता है और लीडर को एक ऐसे जहाज के बारे में बताता है जिसमें छुपा हुआ खजाना है। जैक उसी जहाज की बात कर रहा है जहां 40 साल पहले एक अज्ञात आदमी ने लीवर खींचकर सभी लोगों को मार डाला था। लीडर ने भी एंटोनिया ग्राचा के बारे में सुना है जो 40 साल पहले गायब हो गया था। वह कहता है कि बहुत लोगों ने उस जहाज को ढूंढा लेकिन किसी को नहीं मिला। जैक लीडर को बताता है, मुझे पता है कि वह समुद्र के किस हिस्से में है। अगर हम उसे ऊपर लाए और बेच दिया तो हम सब रातों रात अमीर हो जाएंगे। जैसे ही पैसा शब्द सुनते हैं, पूरी टीम मिशन पर जाने के लिए राजी हो जाती है। अगले ही दिन वे अपनी छोटी नाव से एंटोनिया ग्राचा को ढूंढने निकल पड़ते हैं। समुद्र में कई दिनों के बाद वे समुद्र के एक पूरी तरह सुनसान इलाके में पहुंचते हैं। एक टीम मेंबर को पास में एक जहाज का सिग्नल मिलता है। उन्हें पता चलता है कि 40 साल पहले गायब हुआ जहाज यहीं कहीं है। थोड़ा आगे जाने पर उनके सामने एक बहुत बड़ा जहाज दिखाई देता है। वही जहाज जो कहानी की शुरुआत में हमने देखा था, जो पिछले 40 साल से गायब था। उसे देखकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे जल्द ही करोड़पति बनने वाले हैं। लीडर 2 आदमियों को छोटी नाव पर रहने को कहता है और बाकी सबको पुराने जहाज के अंदर जांच करने ले जाता है। जैसे ही वे अंदर घुसते हैं, उन्हें बहुत अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। सभी डर जाते हैं। फिर भी लीडर उन्हें आगे बढ़ने को कहता है। आवाज का पीछा करते हुए वे एक बड़ी घड़ी के पास पहुंचते हैं। वे देखते हैं कि घड़ी की सुइयां अभी भी चल रही हैं। कुछ पलों बाद सुइयां अचानक रुक जाती हैं। बहुत डरावना लगता है। वे जहाज की ओर जांच करते रहते हैं। अंदर सब कुछ पूरी तरह टूटा फूटा जंग लगा हुआ है। चलते समय एक टीम मेंबर सड़े फर्श से लगभग गिरते गिरते बचता है, लेकिन मर्फी उसे पकड़ लेती है। जब वह उसे ऊपर खींचती है तो नीचे उसे वही छोटी लड़की दिखती है जो 1962 में बची थी, जब तार उसके सिर के ऊपर से गुजरी थी। हैरानी की बात है कि 40 साल बाद भी लड़की की उम्र बिल्कुल वैसी ही लग रही है। मतलब यह लड़की का भूत है। जब मर्फी दोबारा देखती है तो लड़की अचानक गायब हो जाती है। वे किसी तरह अपने साथी को ऊपर खींच लेते हैं। मर्फी पूरी तरह कंफ्यूज है कि जो उसने देखा वह सच था या वहम, लेकिन वह बहुत डरी हुई है। जहाज बहुत बड़ा है, इसलिए वे और घूमते रहते हैं। वे मुख्य हॉल में पहुंचते हैं और वहां जांचते समय एक डिजिटल घड़ी मिलती है। वे हैरान हैं क्योंकि 40 साल पहले डिजिटल घड़ियां नहीं होती थीं। मतलब उनसे पहले कोई यहां आया था। वे छोटी नाव पर वापस आते हैं। लीडर फैसला करता है कि कल वे जहाज को छोटी नाव से जोड़कर खींच कर ले जाएंगे।
अगली सुबह उन्हें जहाज में एक बहुत बड़ा छेद दिखता है और वह फिर धीरे धीरे डूब रहा है। लीडर कहता है कि इस हालत में खींचना मुमकिन नहीं, क्योंकि अंदर पानी भरने से वजन बहुत बढ़ गया है। इसलिए वे पहले छेद बंद करेंगे, सारा पानी बाहर निकालेंगे, फिर जहाज खींचेंगे। सभी को कप्तान का प्लान पसंद आता है और वे काम शुरू कर देते हैं। कुछ छेद ठीक करने लगते हैं, बाकी अंदर खजाना ढूंढते हैं। मर्फी खजाना ढूंढते हुए स्विमिंग पूल के पास पहुंचती है। वह हैरान रह जाती है क्योंकि पूल की दीवारों पर गोलियों के बहुत सारे निशान हैं। जब वह पूल से ऊपर आ रही होती है तो छोटी लड़की फिर उसके सामने आ जाती है। डर से मर्फी पीछे गिर पड़ती है। उसका सिर जोर से फर्श से टकराता है और खून बहने लगता है, लेकिन पूल तुरंत उसका खून सोख लेता है। जब वह ऊपर देखती है तो लड़की गायब हो चुकी है और उसकी जगह जैक खड़ा है। जैक उसे पूल से बाहर निकालता है। मर्फी जैक से कहती है, मैंने यहाँ अभी एक छोटी लड़की देखी थी, लेकिन वह अचानक गायब हो गई। जैक जवाब देता है, यह तुम्हारा वहम होगा, यहाँ कुछ नहीं है। उनके जाने के बाद पूरा पूल खून से भर जाता है। इधर लीडर पुराने कप्तान के कमरे में पहुंचता है। कमरा बहुत खराब हालत में है। जांचते समय उसे कुछ खास नहीं मिलता। उसकी नजर मेज पर पड़ती है। एक शराब की बोतल और गिलास साफ सुथरे रखे हैं, जैसे कोई अभी अभी पी रहा हो। जैसे ही लीडर गिलास से पीने वाला होता है, वह शीशे में देखता है और जहाज के पुराने कप्तान का भूत देखता है। वह बहुत डर जाता है। गिलास गिरकर टूट जाता है और वह कमरे से भाग जाता है। जहाज पर सभी के साथ अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं। एक टीम मेंबर का नाम मार्क है। उसे उस महिला गायिका की आवाज सुनाई देने लगती है। वह आवाज का पीछा करता है और बॉलरूम में पहुंचता है। वहां शुरुआत वाले दृश्य वाली वही गायिका है। इधर मर्फी और जैक लॉन्ड्री रूम से बाहर जाने वाला एक गेट खोलते हैं और अंदर जमा सारा पानी उनके ऊपर गिरता है, साथ में बहुत सारी लाशें भी। डरकर वे आगे बढ़ते हैं। उनके सामने एक कमरे का दरवाजा खुलता है। अंदर जैक को एक पुरानी लग्जरी कार मिलती है और वह बहुत खुश हो जाता है, लेकिन मर्फी को कुछ गलत लगता है और वह जल्दी निकलना चाहती है। फिर दूसरे कमरे में कुछ हिलता है। जब वे कवर हटाते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहां सोने से भरा एक संदूक है। मर्फी तुरंत बाकियों को बुलाती है। जब वे आते हैं और संदूक खोलते हैं तो 9 संदूक मिलते हैं। हर एक में 28 सोने की ईंटें हैं। वे बहुत खुश हो जाते हैं। वे रातों रात अमीर हो गए हैं। इतना बड़ा खजाना मिलने के बाद वे जहाज छोड़ने का फैसला करते हैं और सिर्फ सोना लेकर जाते हैं। वे सारा सोना छोटी नाव पर लादते हैं और जाने की तैयारी करते हैं। छोटी नाव का कप्तान इंजन साफ करके शुरू करने लगता है और हम देखते हैं कि छोटी नाव पर एक गैस सिलेंडर का वाल्व खुद ब खुद खुल गया है। गैस हवा में फैलने लगती है। इधर मर्फी को छोटी लड़की फिर दिखती है जो उसके पास दौड़कर आ रही है, जैसे उसे चेतावनी देना चाह रही हो। कोई लड़की को पकड़कर नीचे धकेल देता है। जैसे ही छोटी नाव का कप्तान इंजन शुरू करता है, लीक हुई गैस से बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। छोटी नाव का कप्तान मर जाता है। अब पूरी टीम समुद्र के बीच इस सुनसान भूतिया जहाज पर फंस गई है। उनकी छोटी नाव पूरी तरह तबाह हो गई है। वे बहुत मुश्किल में हैं। एक टीम मेंबर मार्क अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो देखकर बहुत उदास हो जाता है। उनकी शादी 2 हफ्ते बाद होने वाली थी और अब उसे लगता है कि वह जिंदा बाहर नहीं निकलेगा। निराशा में वह बहुत पुरानी शराब पीने लगता है। मर्फी कंफ्यूज है कि उसे बार बार वह लड़की क्यों दिख रही है। वह जहाज के डेटा में यात्रियों की लिस्ट चेक करती है और लड़की का नाम केटी पता चलता है। जांच करते हुए वह केटी के कमरे में पहुंचती है। अलमारी खोलकर उसे केटी की हड्डियां मिलती हैं। मर्फी बहुत डर जाती है। वह किसी तरह खुद को शांत करती है और हड्डियों के गले से एक लॉकेट निकालती है। लॉकेट में केटी के माँ बाप की फोटो है और केटी ठीक उनके पीछे खड़ी है। मर्फी को बहुत बड़ा झटका लगता है। केटी कहती है, लॉकेट बंद मत करो, मैं इतने सालों बाद अपनी मम्मी पापा को देख रही हूँ। मर्फी को अभी भी यकीन नहीं होता कि वह एक मरी हुई लड़की से बात कर रही है। जब वह लॉकेट केटी को देने की कोशिश करती है तो वह उसके हाथ के आर पार हो जाता है। तभी मर्फी मान लेती है कि यह सच में भूत है। केटी मर्फी को बताती है कि इस जहाज पर बहुत सारी आत्माएं फंसी हुई हैं। वे तब तक आजाद नहीं हो सकती जब तक उन्हें कैद करने वाला आदमी मारा न जाए। मर्फी पूछती है कि वह आदमी कौन है। जैसे ही केटी बताने वाली होती है, छत से अजीब कीड़े निकलने लगते हैं। केटी डर जाती है और मर्फी से कहती है, जल्दी इस जहाज से निकल जाओ वरना तुम सब मर जाओगे। फिर केटी गायब हो जाती है। इधर पूरी बोतल पीने के बाद मार्क को चक्कर आने लगते हैं। उसके आसपास सब कुछ घूमने लगता है। कुछ ही सेकंड में सब कुछ ठीक और नया हो जाता है। 40 साल पहले मारे गए सभी लोग जिंदा होकर मार्क के सामने आ जाते हैं। मार्क बीच में खड़ा होता है और सभी उसके लिए ताली बजाते हैं। पहले मार्क को लगता है कि यह शराब का असर है। अगले पल महिला गायिका उसके बहुत पास आती है और उसे लुभाने लगती है। वह मार्क को पूरी तरह कंट्रोल कर लेती है और उसे ले जाती है। बेवकूफ मार्क को पता नहीं चलता कि उसे जाल में फंसाया जा रहा है। गायिका ऊपरी मंजिल के किनारे पर खड़ी होकर मार्क को बुलाती है। उसे पहुंचने की जल्दी में मार्क ऊपरी मंजिल से गिरकर मर जाता है। इधर लीडर पुराने कप्तान के कमरे में बैठा है।
वह देखता है कि शराब की बोतल खुद ब खुद सरक रही है। कुछ पल बाद जहाज के कप्तान का भूत उसके सामने आ जाता है। लीडर बहुत डर जाता है। कप्तान उसे पीने को देता है और एक दूसरे जहाज लोरेली की फोटो दिखाता है। कप्तान कहता है कि कई साल पहले एक आदमी हमारे पास आया और लोरेली के बारे में बताया। कहा कि वहां बहुत बड़ा खजाना छुपा है। जब हमने लोरेली को बचाया तो सच में खजाना मिला। कप्तान दूसरी फोटो दिखाता है और कहता है, यह वह आदमी है जिसने हमें लोरेली के बारे में बताया। लीडर की सांस रुक जाती है जब वह फोटो देखता है, क्योंकि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि जैक है और फोटो 40 साल पुरानी है। 40 साल बाद भी जैक की शक्ल बिल्कुल नहीं बदली। वह ठीक वैसा ही लग रहा है जैसा 40 साल पहले था। अब लीडर को पता चल जाता है कि जैक इंसान नहीं बल्कि राक्षस है। यह समझकर वह अपनी टीम को तुरंत जहाज से उतारना चाहता है। वह अपनी टीम को ढूंढने लगता है, लेकिन छोटी नाव में धमाके में मरा हुआ टीम मेंबर भूत बनकर उसके सामने आता है और उसे मारने लगता है। लीडर भागता है। अचानक मर्फी उसके सामने आ जाती है। भूत गायब हो जाता है, लेकिन लीडर को मर्फी का चेहरा ठीक उस मरे हुए टीम मेंबर जैसा लगता है जो उसका पीछा कर रहा था। इसलिए लीडर मर्फी को भूत समझकर उस पर हमला कर देता है। मर्फी खुद का बचाव करती है और उसके पैर में चोट लगाती है, लेकिन लीडर पर कोई असर नहीं होता। वह फिर मर्फी पर हमला करने उठता है। इससे पहले कि वह उसे मार दे, जैक पीछे से आकर लोहे की रॉड से लीडर को बेहोश कर देता है। जैक वही आदमी है जिसने उन्हें यहाँ लाया था। अब सिर्फ लीडर को ही जैक की असलियत पता थी कि वह राक्षस है। जैक को भी पता चल जाता है कि लीडर को सच पता चल गया है, इसलिए वह पूरी टीम को लीडर के खिलाफ कर देता है। कहता है, अगर यह होश में आया तो हम में से किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। सभी जैक से सहमत हो जाते हैं। वे अपने बेहोश लीडर को पानी की टंकी में बंद कर देते हैं। अब कोई और रास्ता न होने से वे प्लान के मुताबिक जहाज ठीक करने लगते हैं। वे पानी आने वाली सुरंग को जोड़कर बंद करते हैं और पानी बाहर निकालना शुरू करते हैं। मर्फी को पता चलता है कि उनका टीम मेंबर मार्क गायब है। वह उसे ढूंढने जाती है। छोटी लड़की का भूत फिर आता है और उसे दिखाता है कि जिस आदमी को तुम ढूंढ रही हो वह मर चुका है। वह मार्क है, जो महिला गायिका तक पहुंचने की कोशिश में मरा था। लड़की अपना हाथ मर्फी के कंधे पर रखती है और उसे 1962 की उस रात में ले जाती है जब जहाज पर सभी को मारा गया था। उस रात एक गिरोह ने सोना चुराने के लिए जहाज पर सभी को बेरहमी से मार डाला। कुछ को जहर दिया, कुछ को तार से आधा काट दिया, बहुतों को गोली मारी। छोटी केटी को उसके कमरे में फांसी दे दी। सबके पीछे वह महिला गायिका थी जिसने सोना चुराने की पूरी साजिश रची थी। उसके आदमियों की मदद से उसने जहाज पर हर इंसान को मार डाला। जहाज का अफसर भी साजिश में शामिल था। गायिका के इशारे पर उसने अपने साथियों को मारा, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, गायिका ने उसे भी गोली मार दी। गायिका को लगता था कि अब सारा सोना उसका है, लेकिन तभी पूरी साजिश का मास्टरमाइंड आता है। वह गायिका को लोहे की जंजीर से फांसी देकर मार देता है। मर्फी केटी की मदद से सब कुछ देखती है और उसे मास्टरमाइंड जैक भी दिखता है। मर्फी को झटका लगता है। जैक ही वह है जिसने सोने के लालच में उन्हें यहाँ लाया। जहाज में छेद था और वह धीरे धीरे डूब रहा था। जैक को ऐसे लोगों की जरूरत थी जो जहाज बचा सकें, इसलिए उसने चालाकी से इस टीम को यहाँ लाया। अब जहाज पूरी तरह ठीक हो चुका है। जैक को अब उनकी जरूरत नहीं, वह सबको मारने वाला है। यह समझकर मर्फी को याद आता है कि उन्होंने जैक की बात मानकर अपने लीडर को टंकी में बंद किया था। वह उसे बचाने दौड़ती है, लेकिन टंकी अब पानी से भर चुकी है। लीडर डूबकर मर चुका है। मर्फी शीशा तोड़कर उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन शीशा बहुत मजबूत है। कोशिशों के बावजूद वह उसे नहीं बचा पाती। मर्फी दूसरे टीम मेंबर डॉज के पास जाती है और उसे जैक की पूरी सच्चाई बताती है। वह कहती है, जैसे ही जैक दिखे उसे गोली मार देना। मैं हमारे दूसरे साथी को ढूंढने जा रही हूँ। थोड़ी देर बाद जैक डॉज के सामने आता है। मर्फी ने उसे देखते ही गोली मारने को कहा था। डॉज जैक से कहता है, यहीं रुक जाओ, हिलो मत। जैक को पता चल जाता है कि मर्फी ने उसे सब बता दिया है। वह डॉज को बहकाने और बंदूक छीनने की कोशिश करता है, लेकिन डॉज उसकी चाल समझ जाता है और तुरंत जैक को गोली मार देता है। जैक दूर गिर जाता है। डॉज उसके पास जाता है और देखता है कि जैक मर चुका है। डॉज चला जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि जैक अब भी जिंदा है। इधर मर्फी को पता चलता है कि जिस साथी को वह ढूंढ रही थी वह डूब चुका है। अब सिर्फ डॉज और मर्फी जिंदा बचे हैं। मर्फी पूरा जहाज उड़ा देने का फैसला करती है। वह हर कोने में बम लगाने लगती है। फिर डॉज आता है। डॉज मर्फी को बताता है कि उसने जैक को मार दिया है। मर्फी जवाब देती है कि जैक नहीं मरेगा, वह राक्षस है। हमें पूरा जहाज उड़ा देना होगा ताकि जैक यहाँ और इंसानों को फंसा न सके और जो आत्माएं उसने कैद की हैं वे आजाद हो जाएं। डॉज गुस्से में समझाने की कोशिश करता है कि जहाज नहीं उड़ाना चाहिए, सारा सोना बर्बाद हो जाएगा और हम खाली हाथ घर जाएंगे। मर्फी कहती है कि यह सोना जैक का लालच है, हम इसे कभी ले नहीं जा पाएंगे। मुझे यह जहाज हर हाल में उड़ा देना है। जैक को पता चल जाता है कि मर्फी किसी की नहीं सुनेगी।
इसलिए वह अपना असली राक्षसी रूप दिखाता है। हमें पता चलता है कि जैक ने पहले ही डॉज को मार डाला था। जैक उसे कहता है, तुम और मैं एक ही काम करते हैं। जैसे तुम समुद्र से टूटे जहाज इकट्ठे करते हो, मैं आत्माएं इकट्ठी करता हूँ। मैं कभी इंसान था, लेकिन मैंने बहुत पाप किए और इसके लिए मुझे यह काम दिया गया। मैं अब आत्माओं का संग्रह करता हूँ और मुझे इस जहाज की जरूरत है। मैं नहीं चाहता कि तुम इसे उड़ा दो। जैक मर्फी को एक मौका देता है। वह कहता है, जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन बदले में तुम जहाज मत उड़ाना। मर्फी मना कर देती है। जैक लोहे की रॉड से उस पर हमला करता है और वह गिर पड़ती है। जैक उसे खत्म करने आगे बढ़ता है। तभी मर्फी एक तीर चलाती है जो बम के रिमोट से टकराता है। वह पानी में कूद पड़ती है। उसके बाद बहुत बड़ा धमाका होता है। जहाज डूबने लगता है। मर्फी डूबते जहाज के नीचे फंस जाती है। उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता और सांस खत्म हो रही है। फिर केटी की आत्मा आती है, उसका हाथ पकड़ती है और ऊपर का रास्ता दिखाती है। मर्फी देखती है कि जैक ने जिन आत्माओं को कैद किया था वे अब आजाद हो रही हैं। वे सभी आत्माएं जैक की गुलाम थीं। सिर्फ केटी की आत्मा उसकी गुलाम नहीं बन सकी, क्योंकि उसकी आत्मा पाक थी। इसलिए जैक उसे पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सका और उसकी आत्मा मर्फी की मदद करती रही। मर्फी किसी तरह एक डिब्बे के सहारे पानी की सतह पर पहुंचती है और फिर एक गुजरता हुआ जहाज उसे बचा लेता है। जब उसे एम्बुलेंस में पोर्ट पर लाया जाता है तो वह एम्बुलेंस की खिड़की से देखती है कि जैक अब भी जिंदा है और जहाज का सारा सोना दूसरी नाव पर लाद रहा है, ताकि उस सोने के लालच में और लोगों को मारकर उनकी आत्माओं को कैद कर सके। इसके साथ कहानी खत्म हो जाती है। तो अगर आपको ये मूवी देखकर मजा आया हो तो हमारी इस वीडियो को जरूर लाइक और हाइप दें और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। हमें बताएं कि अगली बार आप किस मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। और सबसे जरूरी बात, ज्यादा से ज्यादा शानदार एक्सप्लेनेशन के लिए मूवीटेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।